घुटनों के दर्द के बारे में। और पहले ये मसला ज़्यादातर बड़ी उम्र के लोगों में होता था, लेकिन अब तो नौजवान भी घुटनों और जोड़ों के दर्द की शिकायत करते हमें नज़र आते हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि ये मसला क्यों होता है, इतना क्यों बढ़ रहा है और इसका सही इलाज क्या है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खालिद रहमान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा डॉक्टर खालिद, सबसे पहले तो बताएं ये ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है और जो दूसरे हमें जोड़ों का दर्द होता है मुख्तलिफ़ किस्म का, ये उससे कैसे डिफरेंट है? अच्छा, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की अगर डेफिनेशन में जाएं, इसका मतलब ये है कि जोड़ों के जो कार्टिलेज का डैमेज जब शुरू हो जाता है तो हम उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस के उसमें लेबल करते हैं। जैसे आपने पहले अपने इंट्रो में भी बताया कि ये ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा हमें कॉमनली वो होता है, डायग्नोज होता है और उसके मुताबिक उसका इलाज तजवीज़ किया जाता है। लेकिन अब जो हमने देखा है कि रीसेंट इसमें ये यंग लोगों में भी बहुत ज़्यादा ये कंप्लेंट्स और पेन नी के साथ या पेन हिप के साथ वो आते हैं। तो यंग पेशेंट्स में थोड़ा सा हमें उनकी लाइफस्टाइल, उनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और उनको असेस करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जैसे हमारा थोड़ा सा बचपन से लेके यंग एज तक एक सीडेंट्री लाइफस्टाइल होता जा रहा है, ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक और ये जो सोशल मीडिया यूज़ की वजह से उसके साथ जो है ना कॉमनली उनकी कंप्लेंट्स जो होती हैं वो पेन तो होती ही हैं, लेकिन वो पेन बिकॉज ऑफ द जो कार्टिलेज को सपोर्ट करने के लिए हड्डी मौजूद होती है जिसे हम यानी सब कॉन्ड्रल बोन कहते हैं, जब उसका डैमेज शुरू हो जाता है या वीकनेस शुरू हो जाती है तो फिर कार्टिलेज का डैमेज शुरू होता है। तो यंग में भी ये डेवलप हो रहा है, लेकिन उसकी जो मेन रीज़न है वो हमारा सीडेंट्री लाइफस्टाइल ही है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर खालिद, ये बताएं कि ऑब्वियसली अगर कोई बीमारी हमारी बॉडी में पैदा हो रही होती है या कोई चीज़ अगर ख़राब हो रही होती है तो हमारी बॉडी हमें बता रही होती है। तो यूजुअली हम अर्ली साइंस को इग्नोर करते हैं क्योंकि हमें उन साइंस का नहीं पता होता। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो बॉडी है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ जा रही है? अर्ली सिम्टम्स कौन से हैं जो यूजुअली हम इग्नोर करते हैं? सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो अगर हम बचपन से और यंग एज में हम इनको थोड़ा सा डिवाइड कर लें, बचपन में जो सबसे मेन कंप्लेंट बच्चों के हिसाब से होती है जो कि पेरेंट्स काफ़ी दफ़ा इग्नोर करते हैं कि नाइट क्रैम्प्स या नाइट पेन्स जो बच्चे में होती है कि वो रात को उठता है और वो कहता है कि जी मेरे घुटने में, मेरी टांग में बहुत शदीद दर्द है। हम उसको टोटकों से, हम उसको जो ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट्स होती हैं, कभी कोई टैबलेट दे दी, कभी कोई टैबलेट दे दी, या किसी ने बता दिया कि जी वो फ़िलाँ जगह पे एक बड़ा ही अच्छा सियाना बंदा बैठा है उससे पट्टी करवा लें। तो ये इस तरह की चीज़ें जब करने की हम कोशिश करते हैं, बेसिकली जो बचपन में इस तरह की पेन हो रही होती है दैट इज़ क्राई ऑफ बोन्स, हम इसको कहते हैं। क्राई ऑफ बोन से मुराद ये है कि बोन्स अब लेंथन होना चाह रही हैं, उसकी ग्रोथ होना चाह रही है, लेकिन उसको कैल्शियम विटामिन डी प्रॉपर नहीं मिल रहा। जब वो कैल्शियम विटामिन डी नहीं मिलता तो रात में उसको पेन्स होती हैं, क्योंकि बोन की ग्रोथ नाइट टाइम में होती है। तो उसको प्रॉपर ऑर्थोपेडिक सर्जन या ऑर्थोपेडिक फिजिशियन के पास जाके प्रॉपर ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। उसकी वजह से जो लेट एज है उसमें भी अर्ली सिम्टम्स ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की डेवलप हो सकती हैं। दूसरे नंबर पे यंग एज में अगर मैं फ़ीमेल की बात करूं तो जो प्रेगनेंसी रिलेटेड या लैक्टेटिंग मदर होती हैं उनमें कैल्शियम की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बच्चे को भी उसी से कैल्शियम जाना है और मदर को अपनी रिक्वायरमेंट्स को भी कोप अप करना है। तो मोस्टली हम उस वक्त अपने आप को टेक केयर नहीं कर रहे होते थे, जिसकी वजह से पेन्स शुरू हो जाती हैं। और ऑस्टियोमलेशिया एक कंडीशन होती है जिसमें बोन्स सॉफ्टनिंग हो जाती है, और अक्सर आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी या इवन लैक्टेटिंग मदर्स आफ्टर डिलीवरी भी 2 इयर्स तक पेन की कंप्लेंट्स करती रहती हैं। उसकी वजह से भी बोन सॉफ्टनिंग हो जाती है, जो कि लेट एज में जाके अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस का बायस बनती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर खालिद, ये भी बताएं कि अक्सर ये भी कहा जाता है कि जिन लोगों का वज़न बहुत ज़्यादा होता है तो ऑब्वियसली उनकी जो मोबिलिटी है, बॉडी मोबिलिटी, वो कम हो जाती है, तो उसकी वजह से भी उनके जोड़ों में और घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो इस हवाले से थोड़ा सा बताएं, और अगर हम लोग वेट लॉस की तरफ जाएँ तो क्या ये रिवर्स हो सकती है? अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंटली ये कंसीडर करने की ज़रूरत है कि वेट की वजह से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है और फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से भी वेट इंक्रीज़ होता है। अच्छा। उसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं कि अगर तो ओवरवेट बंदा है, नॉर्मली अगर वो अपने लाइफस्टाइल को रूटीन में रखना चाहता है कि जिसमें उसने वॉशरूम में भी
अपना जो इंडियन कमोड है वो यूज़ करना चाहता है, घर ऊपर है, सीढ़ियाँ चढ़ना की वो है, नमाज नीचे बैठ के पढ़ना है, यानी ये जो चीज़ें हैं इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जब आप नीचे से बैठकर उठते हैं या इवन स्टेयर्स क्लाइंबिंग में आप वो करते हैं, तो जो आपका नॉर्मल वेट है उससे 3 टाइम्स इंक्रीज वेट और स्ट्रेस पड़ता है जोड़ के ऊपर। तो अगर पहले ही बंदा ओवरवेट है तो जोड़ ने इतना उसको, जैसे अल्लाह ताला ने बनाया तो है लेकिन इतना वज़न डालने के लिए नहीं बनाया, तो वो अर्ली उसमें डैमेज शुरू हो जाता है। तो एक तो लाइफस्टाइल और वेट की वजह से जो चीज़ें आ जाती हैं, फिर जब पेन शुरू हो जाती हैं फिर इंसान खाता है तो बैठा रहता है। बोन्स का प्रॉब्लम ये है कि जब तक इन पे स्ट्रेस ना पड़े इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा जल्दी गिरने में आ जाती है। तो यानी जो ओवरवेट पेशेंट्स होते हैं उनमें मोस्टली ऑस्टियोपोरोसिस बहुत अर्ली डेवलप हो जाता है। अब दूसरी बात रह गई कि जब वो डैमेज हो जाता है तो उसको अगर हम वेट रिड्यूस कर लें और उससे रिवर्स हो जाएगा तो ये बहुत लेस लाइकली होता है। बहुत अर्ली स्टेज पे तो होता है, जो अब रीसेंट ट्रीटमेंट्स हमारी हैं जिसमें स्टेम सेल थेरापी है या इंजेक्शन इस तरह के विस्कोमेल्सेंट यूज़ करते हैं जिसे हम जेल वाले इंजेक्शंस कहते हैं। अगर ग्रेड 2 तक अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उसको वो हेल्प आउट करता है, उसको हीलिंग में बेहतरी हो जाती है उन इंजेक्शंस की वजह से। लेकिन अगर वो एडवांस डैमेज हो गया हुआ है तो जिसे हम आम ज़बान में कहें तो जो पुर्जा घिस गया है उसने वापस रिवर्स नहीं होना होता, उसको गुजारे के साथ चलाने की ज़रूरत होती है। तो उसमें हमें लाइफस्टाइल को, बाकी चीज़ों को मैनेज करने की ज़रूरत ठीक है। होती है। अच्छा डॉक्टर खालिद ये बताएं कि अगर किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो क्या इसमें उसको मुकम्मल आराम करना चाहिए या कोई ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो वो करे तो उसके लिए मुफीद साबित हो सकती हैं? जी, ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होता है वो पैटेलोफेमरल होता है, यानी ये जो सामने चपनी वाली हड्डी है इसके अंदर जो मूवमेंट के हर मूवमेंट में इसने पीछे अपने नॉच के अंदर जाके क्लिक करना है ताकि उसकी मसल स्ट्रेंथ भी बरकरार रहे। जब ये मसल वीक होना शुरू हो जाता है तो सबसे पहले पैटेलोफेमरल क्रेपिटस शुरू होता है, यानी नी के अंदर क्लिक्स की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं कि हर मूवमेंट पे एक क्लिक आती है। तो वो क्लिक अगर प्रोग्रेसिवली पेनफुल कंडीशन की तरफ जाने की वो करे तो फिर हमें आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज हैं और फिर कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज जिसमें साइकिलिंग है। ट्रेडमिल तो हम अवॉइड कराने की कोशिश करते हैं, उसकी वजह ये है कि ट्रेडमिल से नी के ऊपर थ्रस्ट बहुत ज़्यादा आता है। अच्छा। तो उसकी बजाय अगर हम रूटीन की वॉक शुरू करें, जितनी एक स्लो वॉक हो सकती है। दूसरा ये है कि साइकिलिंग जिम में अगर आप करना चाहते हैं तो साइकिलिंग बहुत अच्छी है। फिर क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं और हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं जो कि हम स्पेसिफिकली नी के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स जो हैं वो नी के लिए आते हैं। तो एक्सरसाइजेज उसमें अर्ली स्टेज पे बहुत अच्छा हेल्प आउट करती हैं। लेट स्टेज में अगर बहुत एडवांस हो गया हुआ है तो हम ये बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करते कि पेशेंट बिल्कुल रेस्ट पे चला जाए। तो रेस्ट में जाने से मैंने जैसे कहा कि बोन के ऊपर स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, मसल्स के ऊपर स्ट्रेस नहीं पड़ेगा तो वो और वीक होते जाएंगे। दैट कैन लीड टू एग्रेसिवनेस ऑफ द ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो इसलिए अपने लाइफस्टाइल में एटलीस्ट जो मसल्स की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं वो ज़रूर रिकमेंडेड होती हैं कि भाई वो करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि जो देसी टोटके अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं, मालिश करते हैं या पट्टियाँ, गर्म पट्टियाँ टकोर करते हैं, क्या ये करनी चाहिए और अगर हम कर सकते हैं तो इसका सही तरीका क्या है? अच्छा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि दो चीज़ें इसमें हम इसको थोड़ा सा डिवाइड कर दें। जो हमारे यहाँ एक टोटके के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है कि जी जोड़ की ख़राबी है तो उसका हल हम ये समझते हैं कि जी पाए खाए जाएंगे तो ये बिल्कुल जोड़ को उसी तरह लुब्रिकेशन और उसी तरह जो है ना वो वापस अपनी जोड़ की यानी रिजुविनेशन करेंगे। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा। अगर आप पाए बहुत ज़्यादा खाएंगे तो यू कैन इंक्रीज योर कोलेस्ट्रॉल, आप अपना वेट बढ़ाएंगे और बाकी चीज़ें और ज़्यादा डैमेज की तरफ जाएंगी। कोई भी ऐसी चीज़ वो जॉइंट के अंदर डायरेक्ट नहीं जा रही होती। इवन जो ड्रग्स भी हैं, कुछ कंपनीज हमें आके रिप्रेजेंटेशन देती हैं कि जनाब ये मेडिसिन आ गई है, ये खाएंगे तो ये जॉइंट के अंदर जाके ये सेल्स को रिपेयर करेगी। एविडेंस बेस अभी तक उसका कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो ठीक है कि हम प्लेसिबो के अगेंस्ट अगर हेड ऑन ट्रायल्स करते हैं तो उसमें प्लेसिबो से मुराद ये है कि कोई भी ड्रग नहीं देते लेकिन शेप एक जैसी होती है। तो वो मेडिसिन लेने वाला और ये जो रिकमेंड करते हैं जनाब ये कॉन्ड्राइटन सल्फेट है और ये इस तरह की चीज़ें हैं और इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, तो उन दोनों के रिजल्ट्स ऑलमोस्ट इक्वल आते हैं। तो अभी तक एविडेंस बेस्ड ऐसी कोई चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़ जो आ जाती है वो जैसे आपने कहा कि जोड़ का डैमेज जब हो रहा होता है
तो पट्टियाँ करने से या जेल लगाने से या टकोरें करने से या मालिशें करने से क्या फ़ायदा होता है? एक तो ये है कि इसमें ये कॉन्सेप्ट बड़े क्लियरली अपने जहन में बिठाने की ज़रूरत है कि जो स्किन का बैरियर है ये किसी चीज़ को ना अंदर जाने देता है ना बाहर आने देता है, क्योंकि स्किन के बिल्कुल नीचे फैट पड़ी है। अगर तो बाहर से कोई चीज़ अंदर जा सकती है तो फिर अंदर से भी तो बाहर आनी चाहिए। जो हम ऑयली स्किन की बात करते हैं, अगर इस कॉन्सेप्ट को भी लिया जाए तो वो तो सीबम होता है, वो तो हेयर फॉलिकल से जो स्क्रीशन सक्रीट हो रही हैं वो ऑयली स्किन की शक्ल में आपको नज़र आ रही हैं, वरना एज सच स्किन का जो बैरियर है वो ऑयल को अंदर नहीं जाने देता। कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप बाहर की नर्व्स को इरिटेट करते हैं तो ब्रेन को एक डाइवर्ट करने की एक कैपेसिटी मिल जाती है। ब्रेन ये परसीव करता है कि देखें जिल्द में कुछ ऐसा हो गया है कि प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पेन हो रही है, ये प्रोटेक्टिव सेंसेशंस है। वो अंदर की पेन की जो नर्व की सेंसेशंस आ रही होती हैं उसको मास्क कर देते हैं, बाहर वाली चूंकि एक्यूट एक स्टेज में आती है तो ब्रेन उसको परसीव करना शुरू कर देता है। तो इंसान कॉन्सेप्ट ये लेता है कि देखिए मुझे फ़र्क पड़ा है इससे। तो ऐसी कोई चीज़ मालिशों से या उससे वो नहीं होती, बल्कि हमने ये देखा है कि ख़ास तौर पे बच्चों में जब मालिशें बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली की जाती हैं तो वो जो मसल्स हैं उनके अंदर हल्की हल्की ब्लीडिंग हो जाती है। अच्छा। जो कि बाद में पेनफुल स्पैज्म या इवन डैमेज टू द मसल्स, जो मस्कुलर टिश्यू है उसको डैमेज भी कर सकती है। ठीक है, एक कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी, क्या सवाल है आपका? खैरियत में आप ठीक ठाक हो? जी, अल्लाह का शुक्र। सर ये पूछना था, मेरी मिसेज को जो जोड़ों का दर्द है आज तो बिल्कुल जो है ना वो टेढ़े हो गए हैं, तो इसका पूछना था मैंने। क्या टेढ़ा हो गया है? हाथ जो है ना बिल्कुल जो है ना वो टेढ़े हो गए हैं। ठीक है, कि जॉइंट ठीक है। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम वकास। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी वालेकुम साहब, डॉक्टर साहब से बात कर रही है? जी कीजिए। डॉक्टर साहब, मेरी उम्र है 27 साल और मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ। तो मेरे ना लेफ्ट में आर्म पेसर हूँ, मेरी लेफ्ट साइड के ऊपर ना बाजू में कोहनी के पास यहाँ से दर्द निकल आई है। और लेकिन मैचेस भी बड़े अहम होते हैं, तो फिर इस दौरान जो है ना मैं क्लब की तरफ से खेलता हूँ। तो मुझे ये बताएं कि मैं क्या जो है ना प्रिकॉशन मेजर्स जो है ना वो लूँ इस हवाले से, और कौन सी डाइट लूँ कि जो मेरा बाजू है वो जो है ना ठीक भी रहे और मेरा काम जो है ना वो भी होता रहे। ठीक है। पहले कॉलर ने सवाल किया था कि उनकी वाइफ है जो उनको बहुत दर्द रहती है जोड़ों में, हाथ के और जोड़ हाथ कह रहे टेढ़े थे। हो गए हैं। तो ये जो पहले कॉलर की तरफ अगर हम जाएं तो उसमें मोस्ट लाइकली उनके जो है ना रिमेटॉइड आर्थराइटिस की वो पेशेंट हैं, जिसकी वजह से अगर डिजीज़ मॉडिफाइंग एजेंट्स ना लिए जाएं, यानी ऐसी ट्रीटमेंट ना ली जाए जिससे जोड़ों की, बेसिकली जो रिमेटॉइड आर्थराइटिस है वो जोड़ों की झिल्ली की तकलीफ़ है, जो इंटरनली बॉडी का अपना एक रिस्पांस या मुदाफ़ियाती निज़ाम है वो जोड़ों की झिल्ली के अगेंस्ट काम कर रहा है। तो बेसिकली अगर तो हम उनको नहीं करेंगे तो जोड़ डैमेज होते जाएंगे और हाथों के इवन घुटनों के या पाँव के जोड़ भी टेढ़े हो जाते हैं। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि रेमेटोलॉजिस्ट या ऑर्थोपेडिक फिजिशियन से मिलने की ज़रूरत होती है, जो कि इनको देखेंगे, इनके कुछ टेस्ट्स होते हैं वो करवाने की ज़रूरत होती है। अर्ली अगर हम डिजीज़ मॉडिफाइंग एजेंट्स की तरफ चले जाएंगे तो ये डैमेज स्लो हो जाएगा, तो ये टेढ़ापन रुक जाता है। लेकिन